गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? मज़े में, खैरियत हो? चलिए, बड़ी अच्छी बात है आप लोगों की, आप सभी मज़े में हो। आज जो हम टॉपिक कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं थर्मल क्वांटिटीज़ के बारे में। डियर स्टूडेंट, एक दो बच्चों के फ़ोन आए थे मेरे पास में, वो कह रहे थे कि सर हमें डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कल भी एक चीज़ बताया था कि ये हमारे पास फिजिक्स का एक रास्ता खुला है फिजिक्स के लिए। अब रास्ते पे जब चलेंगे तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ तो आनी हैं। अब ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लेकिन जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास पावर हो गया है, वर्क हो गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया है, ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करने वाले हैं। कहते हैं ना, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम। पावर के बेसिस पर टॉपिक चलेगा कंप्लीट, वर्क पर चलेगा, फोर्स पर चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे चलेगा, स्ट्रेस पे चलेगा, स्ट्रेन पे, ये टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन होंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक है हमारे पास थर्मल क्वांटिटीज। थर्मल क्वांटिटीज। थर्मल क्वांटिटीज में यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये सीरियल नंबर हो गया है। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले के बाद में ये हमारे पास में डायमेंशन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे पार्टी? अब अगर हम बात करते हैं, हम कल 45 क्वांटिटीज करा चुके थे, आज हमारे पास 46 क्वांटिटी है। थर्मल क्वांटिटीज में सबसे पहली क्वांटिटी आती है हीट। हीट हमारे पास एक तरह से एनर्जी के इक्वल होता है, और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL²T-2, mL²T-2, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, जूल। क्लियर है? हीट के बाद में जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास में, वो पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाता है हमारे पास में CV से। डिनोट कर दो आप लोग CV से। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल टू होता है mCV/dt के बराबर। अब इसमें से अगर मैं CV निकालूं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में mdt हो जाएगा। तो CV यानी कि Q क्या हो गया है, हीट हो गया है, अपॉन में m क्या हो गया, हमारे पास मास हो गया है, और T क्या है, टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या हो गया है, टेम्परेचर। तो बच्चा पार्टी ये क्या निकल चुका है, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर। मैंने अभी रफली बताया था। हीट की डायमेंशंस क्या हो गई है, mL²T-2 अपॉन में मास का हो गया m, और टेम्परेचर का हो गया k। m से m कट गया तो ये बच गया m0 L²T-2 और k-1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। अगर यूनिट की बात करता हूं तो हीट एनर्जी की यूनिट होगी जूल, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, केल्विन ऊपर जाएगा, केल्विन -1 हो जाएगा। ओके। स्पेसिफिक हीट में जो नेक्स्ट क्वांटिटी है 48 जो क्वांटिटी है हमारे पास, वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसमें हमारे पास में लेटेंट हीट जो होता है Q इक्वल टू होता है mL के बराबर। तो लेटेंट हीट L बराबर किससे किया जाएगा, Q/m। Q क्या है हमारे पास, हीट, अपॉन में क्या आ जाएगा, मास। अब हमारे पास हीट हो गया है, हीट क्या है हमारे पास, mL²T-2 अपॉन में मास का क्या हो गया, m से m कट गया तो क्या बच गया, m0 L²T-2। इसकी जो यूनिट होगी, हीट की यूनिट क्या होगी, जूल, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, किलोग्राम -1 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास 49 जो क्वांटिटी हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बाद में, एंट्रोपी।
एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। तो कोई भी सिंबल आप निकाल लीजिए, Q इक्वल टू हो गया एंट्रोपी के लिए हमने K मान लिया या E मान लो, K E मान लेते हैं, नॉट ए काइनेटिक एनर्जी, दिस द एंट्रोपी T। तो K E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई T के, यानी कि एंट्रोपी किसके बराबर आ रहा है, Q बाई T। Q क्या है हमारे पास, हीट, अपॉन में T क्या है, टेम्परेचर। तो हीट का डायमेंशन कितना हो गया है, mL² T-2 हो गया है, और टेम्परेचर कितना हो गया, T। ये T जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mL² T-3। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एंट्रोपी। और इसके लिए जो यूनिट होगी, हीट की यूनिट होगी जूल, एंड टेम्परेचर की यूनिट होगी केल्विन। तो ये हो जाएगा Kelvin-1। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी 50, जो क्वांटिटी हम स्टडी करने वाले हैं, 50 क्वांटिटी है हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाएगा K से। इसमें क्या होता है कि dQ बराबर होगा K A dt अपॉन में dx इंटू हो जाएगा d। ये फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, जिसमें dQ क्या है, हीट है हमारे पास में, dx क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास में, अपॉन में K थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, तो K बराबर dQ इंटू dx हो जाएगा। A क्या हो गया, एरिया हो गया, dt क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया है, और dt क्या हो गया हमारे पास में, टाइम हो गया है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला नोट करके रखें। अब हमारे पास में डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। हीट की डायमेंशंस कितना होता है, हीट की डायमेंशंस हो गया mL² T-2, डिस्टेंस का हो गया L, एरिया कितना हो गया L², टेम्परेचर कितना हो गया K, और टाइम का कितना हो गया T। सॉल्व करते हैं, L² से L² गया तो क्या बच गया m L, ये T ऊपर जाएगा T-3, K ऊपर जाएगा K-1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो हीट की यूनिट क्या आ गई, जूल, डिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई, मीटर, एरिया कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर कितना हो गया, केल्विन, और टाइम का कितना हो गया, सेकंड। 1 मीटर से मीटर कट गया तो ये बच गया जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स। जूल सेकंड इनवर्स किसके बराबर होता है, पावर के, तो हम पावर की जगह वॉट यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये 50 क्वांटिटी हो चुके हैं थर्मल क्वांटिटीज में। हमने थर्मल क्वांटिटी 5 क्वांटिटीज आज आप लोगों को स्टडी कराई है। अब आगे स्टडी कराने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए पॉज करके आप लोग। बच्चा पार्टी फॉर्मूले ढंग से स्टडी करिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसे सर्च करिए, प्रॉब्लम पूछिए। जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तब तक मैं कुछ भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, बट फिजिकल क्वांटिटी आर डिपेंड ओनली ऑन किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट 50 क्वांटिटी है 51, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, एंट्रोपी हो गया। इसके बाद करते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R। आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, PV इक्वल टू होता है nRT। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो R बराबर हो जाएगा PV अपॉन में NT। ये हो गया PV अपॉन में NT। अब यहाँ तो पहले प्रेशर रखो फिर वॉल्यूम रखो तब जाके होगा। तो क्या प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसी के बराबर हो सकता है, हम कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है, वर्क के। कैसे आया कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अगर हम डिस्टेंस L से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, L से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो हो गया वर्क, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम।
तो ये कितना हो गया, पीवी बराबर किसके हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, पीवी के। तो अब हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पीवी जो बराबर होता है वो वर्क डन के होता है, और वर्क की डायमेंशंस क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में एन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसकी जो यूनिट डायमेंशन होगी मोल होगी, और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन। सॉल्व करिए तो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 एंड मोल इनवर्स। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट होगी ये वर्क के बराबर होता है, तो ये हो गया जूल, यूनिट हो जाएगी जूल। एन क्या है, टाइम टेम्परेचर क्या होगा, जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ये हमारे पास यूनिट हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। लास्ट एंड फाइनल क्वांटिटी हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो एनर्जी होती है Q इक्वल टू होता है के बी टी के बराबर, एनर्जी बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो के बी बराबर हो जाएगा किसके, Q बाई टी के, Q बाई टी। Q क्या है हमारे पास, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी की डायमेंशंस क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। टाइम का टेम्परेचर का कितना आ गया हमारे पास में, टेम्परेचर हो गया के, तो डायमेंशंस हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। दिस इज द डायमेंशंस फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट Q की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हीट एनर्जी का, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन, तो यूनिट हो जाएगी जूल केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से हमने जो डायमेंशंस हैं वो क्लियर की। अब जो हम आगे, आप पॉज करके आप इसे नोट्स बना सकते हैं आगे। चलो हम इसे रफ कर देते हैं। अब आप लोगों का काम रहेगा कि जितने भी हमने डायमेंशन स्टडी किए हैं, इन डायमेंशंस के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना। अब हमारे धड़ल्ले से न्यूमेरिकल चलेंगे, आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, उस टॉपिक के बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा। मैं डेली वेज आप लोगों के लिए 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया करूंगा, और उस क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को वो जो टॉपिक है वो क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारे पास में जो न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल हम राइज करते हैं किस तरह से। एक घटिया सा न्यूमेरिकल हमने उठा लिया है डायमेंशंस के बेसिस पर। उसने कहा है कि टेकिंग वेलोसिटी v, टेकिंग वेलोसिटी टाइम फोर्स as the fundamental quantity, as the fundamental quantity, find the dimensions of force, find the dimensions of mass। मास की हमें डायमेंशंस बतानी है। देखिए अलग अलग मेथड हैं, लेकिन आगे चलकर एक मेथड आएगा, डिड्यूस्ड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमारे पास कुछ रिलेशन आएंगे, इसको करने का तरीका क्या है। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा कि जिसकी डायमेंशंस निकालनी है वो ध्यान रखना है। तो हमें निकालना है मास, हमें डिपेंड करनी है वो सारी क्वांटिटीज डिपेंड करानी है। कौन कौन सी, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। क्लियर है, ये डिपेंड कराना, जो डायमेंशंस निकालनी है वो एक साइड रख लिया और बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कर दिया। अब अगला काम क्या होगा, इसकी पावर हमने a मान लिया है, इसकी पावर b मान लिया और इसकी पावर c। ये क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन ये जो वाला क्वेश्चन था मुझे इसी मेथड से कराना है। बाकी ये मेथड आगे आएगा, लेकिन आज ही आप सीख जाओगे, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने लगा दिया k, वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b और f की पावर c। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करना है क्योंकि कुछ गिवन नहीं है,
तो m बराबर हो जाएगा वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b और फोर्स की पावर c। अब देखिए यहां पर m0 है, सॉरी m1 है, मास तो दे रखा है लेकिन ना तो लेंथ दे रखी है और ना ही क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। इसे एक साइड लिख लें बराबर। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, LT-1, ये LT-1 की पावर क्या लिख लिया, a। टाइम की डायमेंशंस क्या होगी, t, टाइम की डायमेंशंस होगी b, यहाँ पे b मेजरमेंट कर लिया, b लेके चले। और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, MLT-2 की पावर c। क्लियर है यहाँ तक? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। अब इसके बाद में हमारे पास क्या था क्वेश्चन कि m1 था, L0 था, T0 था, यही था हमारे पास में। m1 था, L0 था, T0 था, तो बराबर हो गया। तो देखिए पहले L की पावर यहाँ A है और यहाँ L की पावर C है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं L की पावर यहाँ पर कितनी थी, A, तो ये लिख लिया A, और यहाँ पर L की पावर है C, तो प्लस के क्या लगा दिया, C। क्लियर है? इसके बाद ले लीजिए टाइम को, यहां पे टाइम की पावर क्या थी, माइनस के a, टाइम की पावर यहां पे कितना है, माइनस के a, और यहां पे टाइम की पावर क्या है, b, यहां पे टाइम की पावर क्या है, b, और यहां पे टाइम की पावर क्या है, माइनस के 2c। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लेना m की पावर यहां पे कंप्लीट, यहां पे सिर्फ इस पर है तो m की पावर यहां पे कितना आ गया, c। अब इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कंपेयरिंग, दिस इक्वेशन कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को अब कंपेयरिंग करना है। मास को मास के साथ करना है, लेंथ को लेंथ के साथ करना है, टाइम को टाइम के साथ करना है। तो देखा जब मास को मास के साथ कंपेयरिंग किया तो यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर c है, इसका मतलब c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर? c की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ गया। अब l को l वाले के साथ कंपेयर करो, यहाँ l है, यहाँ l की पावर 0, यहाँ l की पावर a प्लस c है, तो a प्लस c इक्वल टू किसके आ गए, 0 के। लेकिन a एज इट इज है, c की वैल्यू यहाँ कितना आया था, 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर आ गया माइनस के 1, a की वैल्यू मिल गई हमें। अब इसके बाद में t को t के साथ कंपेयरिंग करते हैं, तो t को t के साथ कंपेयरिंग किया तो माइनस के a प्लस के b माइनस के 2c इक्वल टू किसके था, 0 के। तो a की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया, प्लस के b माइनस के 2, c की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 2 एक कम यानी कि 2 1 जा 2 हो गया, इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। तो इसका मतलब b 2 में -2 में से 1 गया तो माइनस के 1 इक्वल टू किसके आ गया, 0 के, यानी कि b बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई है। अब m जो था नाउ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, वेलोसिटी की पावर a, तो वेलोसिटी की पावर a कितना आया है, वेलोसिटी आई -1, t की पावर b कितना आया, 1, यानी कि t 1 आ गया, f की पावर c, f कितना आया, 1 आ गया। तो m बराबर है, डायमेंशंस आ गए f t v -1, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ मास, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ मास। ओके, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में जाकर करिए, या फिर 9671738670 पर आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग इसे नोट करिए, आप इसे पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। अब आगे क्लियर हो गया है, चलिए अब इसे हम रफ कर देते हैं। एक मेथड ये हो गया है हमारे पास, इसी मेथड से आप लोगों के लिए मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा घर से करने के लिए, वो करने हैं आप लोगों को। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में, उसमें कहा है कि इफ डेंसिटी रो
एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, and nu is the frequency, are basic quantity, find the dimensions of force, find the dimensions of force, find the dimensions of force। अगर हमें रो डेंसिटी दे रखा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखा है और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी दे रखा है, बेसिक क्वांटिटी, तो डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशंस निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए बच्चा पार्टी क्या करोगे आप लोग इसके लिए, सबसे पहले जो जो गिवन दे रखा है उसे देखिए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और इसकी डायमेंशंस होती है ml⁻³ क्लियर है, सभी को पता है। ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन के बराबर और इसकी डायमेंशंस होती है Lt-2 क्लियर है, ये ग्रेविटी की डायमेंशन मिलती है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड का और इसकी डायमेंशंस होगी T-1। हमें फोर्स इसी फॉर्म में निकालना है, रो जी और न्यू की फॉर्म में, इसे बोलते हैं न्यू, इस तरह से न्यू बोलेंगे इसे, न्यू। अब हमारे पास में हमें इन क्वांटिटीज में चाहिए, तो उसके लिए कहा क्या किया उसने कि नाउ सबसे पहले इस वैल्यू को लिया कि न्यू बराबर T-1 है, तो T बराबर हो जाएगा न्यू-1, T इक्वल टू क्या हो गया है न्यू-1, उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमें इन क्वांटिटीज में चाहिए, तो T की वैल्यू हो गई न्यू-1। अब इसकी बात करते हैं, G बराबर था Lt-2, तो मुझे L की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे MLT की वैल्यू निकालनी, तो L बराबर हो जाएगा G, ये T-2 इसके नीचे गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो G T² हो गया, G T² हो गया। तो L बराबर G और T की वैल्यू क्या है न्यू-1, तो ये कितना हो गया न्यू-2, तो मुझे किसकी डायमेंशन मिल गई है, L की मिल गई है। अब इसके बाद में रो डेंसिटी बराबर होता है ml⁻³ m निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा रो अपॉन में l⁻³ था, वो ऊपर चला जाएगा तो l⁻+3 हो जाएगा। m एज इट इज है रो l⁻3, l की वैल्यू ये, तो इसे सॉल्व करिए, तो ये कितना आ जाएगा g⁻3 क्योंकि l⁻3 और न्यू क्या आ जाएगा न्यू-6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो मुझे किसकी डायमेंशन मिल गई है, m की डायमेंशन मिल गई है। तो नाउ फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है mlt-2 होता है। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग mlt-2 में, तो फोर्स हमारे पास एज इट इज हो गया है, m की डायमेंशंस क्या आया है, m की डायमेंशंस आया रो g⁻3 और न्यू माइनस कितना आया है 6 आया है। इसके बाद आया l कितना आया है g न्यू-2, इसके बाद आया T-2, तो T की जगह क्या है, जब न्यू-1 है तो T की जगह न्यू-1 है, तो न्यू-1 का पावर -2 हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि न्यू² आ गया, कितना आ जाएगा न्यू² आ गया। अब न्यू² आ गया तो ये वाला न्यू², ये माइनस का है, ये तो कट गया हमारे पास में, तो कितना बच गया f बराबर आ गया रो g⁻3 है, g⁻1 है, तो g की पावर कितना हो गया 4 और ये कितना आ गया न्यू-6। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्लियर है, आप इसे नोट कर सकते हो बॉस। अब इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं आपके लिए, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो बच्चा पार्टी हमारे पास में
अब तक हमने जो वर्क किया उनके डायमेंशंस के बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर किए। अब हमारे पास ये होमवर्क है घर से करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि कोई फोर्स दे रखी है, फोर्स F है, लेंथ L है, टाइम T है, आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देन व्हाट वुड बी द डायमेंशंस फॉर डेंसिटी। आपको डेंसिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड इंपल्स टेकिंग वेलोसिटी v, डेंसिटी ρ एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एज बेसिक क्वांटिटी है, सेकंड न्यूमेरिकल है। एंड थर्ड है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन। इसमें दो न्यूमेरिकल्स करने हैं आप लोगों को, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस भी और सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी ρ एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को होमवर्क करने के। जो न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने क्लियर कराए 2 न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम एज दैट है बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को वो न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ के उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर फिर भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड करिए कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमें इस क्वेश्चन करने में। मैं उस क्वेश्चन को क्लियर कराऊंगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए किस फॉर्मूले से कर रहा हूँ मैटर नहीं रखता है। जो मैंने 2 तरीके से काम करा दिया है, दोनों तरीके में से कोई सा सेलेक्ट कर लेना, दोनों सही है हमारे पास में। तो ओके, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है आज हमारा क्लियर होता है डायमेंशन से। अब इसके बाद डायमेंशंस के बेस पर हम अलग अलग फॉर्मूलेज के बेस पर न्यूमेरिकल करते जाएंगे। अलग अलग तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें 3 और 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल जो IIT PMT के लिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं हमारे पास में। इसलिए थोड़ा बी सीरियस डायमेंशंस के बेस पर। अगर डायमेंशंस क्लियर हैं आपको तो ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से होने वाले हैं। अगर आपको डायमेंशंस क्लियर नहीं है तो फिर आप बैठे रहिए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ जितनी भी डायमेंशंस यानी कि 53, 54 क्वांटिटीज के बीच में कराया मैंने, वो 53, 54 क्वांटिटीज बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए, जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए कराया। तो ओके, अगेन थैंक यू सो मच। एंड फिर दोबारा से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्या जो सभी रेगुलर हम कहते आए कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे अच्छे तरीके से सपोर्ट करने का मतलब है कि चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोस को शेयर करोगे आगे के लिए, तो उतना ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए देता रहूँगा। तो मुझे फुल सपोर्ट करिए, मेरे चैनल रचित सर फिजिक्स गुरु को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।